तो आज मैं आपको हड़प्पा के इतिहास के बारे में बताता हूँ। 160 किलोमीटर रेलवे लाइन के नीचे दबी हैं वो ईंटें जो 5000 साल पहले दुनिया की सबसे एडवांस सभ्यता ने बनाई थी। अंग्रेजों ने उन्हें पत्थर समझकर बिछा दिया। हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता एक रेलवे ट्रैक के नीचे दफन कर दी और हम आज भी उसी ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, अपनी ही हिस्ट्री को कुचलते हुए। यह जानना जरूरी है, सब्सक्राइब करो, नहीं तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि तुमने इग्नोर किया। कहानी की शुरुआत किसी पुरातत्वविद से नहीं बल्कि एक भगोड़े से होती है। साल 1826 भारत का पंजाब इलाका जो आज पाकिस्तान में है, एक अंग्रेज सिपाही जेम्स लुइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से भाग खड़ा हुआ था। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने नाम बदलकर चार्ल्स मैसन रख लिया और एक बंजारे की तरह घूमने लगा। तभी उसे एक अजीब जगह दिखाई दी। एक वीरान मैदान में ईंटों के बड़े बड़े टीले थे। स्थानीय लोग उन टीलों को भूतों का घर कहते थे। चार्ल्स मैसन ने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ एक विशाल प्राचीन शहर के खंडहर हैं जो शायद सिकंदर महान के समय के हैं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह जिस चीज को देख रहा है वह सिकंदर से भी 2000 साल पुरानी है। वह हड़प्पा के खंडहर देख रहा था, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। 30 साल बाद 1856 में एक भयानक गलती हुई जिसने इतिहास को लगभग मिटा ही दिया था। अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पट्टरियों के नीचे बिछाने के लिए पत्थरों और ईंटों की जरूरत थी। मजदूरों को पास ही हड़प्पा के खंडहर मिले जहां लाखों की तादाद में पक्की ईंटें पड़ी थीं। अंग्रेज इंजीनियरों ने सोचा, वाह, मुफ्त की ईंटें। बिना सोचे समझे उन्होंने हड़प्पा की हजारों साल पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी ईंटें रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। इतिहासकारों का कहना है कि लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन आज भी हड़प्पा की उन ईंटों पर टिकी हुई है। अनजाने में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल दिया गया। साल 1920 में भारत में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल थे। उनके साथ 2 भारतीय पुरातत्वविद काम कर रहे थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और राखालदास बनर्जी ने सिंध में एक और टीले को खोदना शुरू किया जिसे स्थानीय लोग मोहनजोदड़ो कहते थे, जिसका मतलब था मुर्दों का टीला। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह कोई मामूली गांव नहीं था, यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी थी। सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थीं, पक्की ईंटों के 2 मंजिला और 3 मंजिला घर, हर घर में अपना कुआं, अपना बाथरूम और सबसे हैरान करने वाली बात, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम। नालियां ढकी हुई थीं और हर घर का गंदा पानी मेन सीवर लाइन में जाता था। उस समय लंदन और पेरिस में भी ऐसा सीवेज सिस्टम नहीं था जैसा 5000 साल पहले भारत के लोगों ने बना लिया था। जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारत का इतिहास अब 2000 साल नहीं बल्कि 5000 साल पुराना हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली इसकी समानता थी। हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो, लोथल से लेकर कालीबंगन तक यह सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। लेकिन हर शहर एक जैसा था। ईंटों का साइज हर जगह समान था, बाट हर जगह समान थे, सड़कों की चौड़ाई हर जगह समान थी। बिना इंटरनेट, बिना फोन और बिना तेज गाड़ियों के इतने बड़े इलाके में इतना स्टैंडर्डाइजेशन कैसे संभव था? क्या कोई एक केंद्रीय सरकार थी जो सबको नियंत्रित करती थी, या यह लोग इतने अनुशासित थे कि खुद ही नियमों का पालन करते थे? आमतौर पर जब हम मिस्र या मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यताओं को देखते हैं तो वहां सबसे बड़ी इमारतें मंदिर या राजाओं के महल होती हैं। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं मिला। कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं, कोई विशाल महल नहीं, कोई बड़ी मूर्ति नहीं। वहां जो सबसे बड़ी इमारत मिली वह थी द ग्रेट बाथ, एक विशाल स्विमिंग पूल। इससे पता चलता है कि ये लोग धर्म या राजा को नहीं बल्कि सफाई और आम जनता को ज्यादा महत्व देते थे। शायद यह दुनिया का पहला समतावादी समाज था जहां अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन हर महान कहानी में एक अंधेरा कोना भी होता है। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो में पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। सड़कों पर और सीढ़ियों पर बिखरे हुए कंकाल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक मौत आई हो और लोग जहां थे वहीं मर गए हों। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, किसी को दफनाने का मौका नहीं मिला। इन कंकालों को देखकर सवाल खड़ा हुआ, क्या हुआ था उस दिन? क्या कोई बाढ़ आई थी या कोई महामारी? या फिर जैसा कुछ विवादित थ्योरी कहती है, क्या वहां कोई महायुद्ध हुआ था जिसे हम महाभारत कहते हैं? इस सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। पत्थरों पर अजीबोगरीब जानवर और चिन्ह बने हैं जो आज भी खामोश हैं। मिस्र के पिरामिडों की इबारतें हम पढ़ सकते हैं, मेसोपोटामिया की तख्तियां हम पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की लिपि दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है। खुदाई में हमें हजारों छोटी छोटी मोहरें मिली हैं जो सेलखड़ी पत्थर की बनी हैं। इन पर मछली,
जार, तीर और आदमी जैसे 400 से ज्यादा चिन्ह बने हैं। समस्या यह है कि हमें आज तक कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह द्रविड़ भाषा की पूर्वज है, कुछ कहते हैं संस्कृत से जुड़ी है, जबकि कुछ पश्चिमी विद्वान तो यह तक कहते हैं कि यह भाषा है ही नहीं, सिर्फ सिंबल या लोगो हैं। सिंधु घाटी की मोहरों पर सबसे ज्यादा जिस जानवर की तस्वीर मिली है वह शेर या हाथी नहीं, बल्कि एक सींग वाला जानवर है। हजारों मोहरों पर एक ऐसा जानवर बना है जिसका शरीर बैल जैसा है, लेकिन सिर पर सिर्फ एक लंबा सींग है। उसके सामने एक अजीब सा स्टैंड रखा होता है। क्या 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न होते थे? जीव विज्ञान कहता है नहीं। तो फिर यह क्या था? शायद बैल का साइड प्रोफाइल जहां दूसरा सींग छुप गया हो, या शायद यह उनका कोई धार्मिक प्रतीक था, या फिर सबसे ताकतवर व्यापारी या शासक वर्ग का बैज जिसे दिखाने वाले को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। अब चलते हैं गुजरात के लोथल शहर में। 1954 में यहां खुदाई हुई तो एक विशाल ईंटों का तालाब मिला। पहले लगा यह कोई जलाशय है, लेकिन जब इसकी इंजीनियरिंग समझी गई तो सबके होश उड़ गए। यह दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड था। सिंधु घाटी के लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। उन्होंने समुद्र और साबरमती नदी के पानी को शहर तक लाने के लिए नहर बनाई। टाइडल लॉक सिस्टम बनाया था, यानी जब ज्वार आता तो जहाज अंदर आ जाते और जब पानी कम होता तो लकड़ी के दरवाजे बंद कर दिए जाते ताकि जहाज कीचड़ में न फंसे। लोथल से मोहरें मिली हैं जो फारस की खाड़ी और ओमान की है। मेसोपोटामिया के राजाओं ने अपने लेखों में लिखा है कि वे मेलुहा नाम के देश से सामान मंगवाते थे। इतिहासकार मानते हैं कि मेलुहा ही सिंधु घाटी सभ्यता का असली नाम था। ये लोग दुनिया के पहले इंटरनेशनल बिजनेसमैन थे जो कार्नेलियन मन के हाथी दांत और मोर निर्यात करते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई में 10.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी कांसे की मूर्ति मिली जिसे दुनिया डांसिंग गर्ल कहती है। यह मूर्ति उस जमाने की मनोविज्ञान और फैशन को समझने की खिड़की है। वह लड़की नग्न है, लेकिन एक हाथ में ऊपर से नीचे तक चूड़ियां भरी हुई हैं। उसका एक हाथ कमर पर है और सिर थोड़ा पीछे झुका हुआ है। उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास है। ब्रिटिश पुरातत्वविद मॉन्टिमर व्हीलर ने कहा था कि इस छोटी सी लड़की के खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सी अकड़ है, जैसे वह पूरी दुनिया को जानती हो। इससे पता चलता है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति दबी कुचली नहीं थी। वे कला प्रेमी थीं, फैशन जानती थीं और धातुओं को पिघलाकर ढालना जानती थीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई समाज कितना खुशहाल है तो वहां के बच्चों के खिलौने देखिए। सिंधु घाटी से हमें हथियारों के नाम पर सिर्फ तांबे के छोटे चाकू या भाले मिले जो शायद शिकार या सब्जी काटने के काम आते थे। वहां कोई बड़ी तलवार, ढाल या कवच नहीं मिला, लेकिन खिलौनों का भंडार मिला। मिट्टी की बैलगाड़ियां, सिर हिलाने वाले जानवर, सीटी बजाने वाली चिड़ियां, पासे और शतरंज जैसे बोर्ड गेम्स। यह एक ऐसा समाज था जो युद्ध पर नहीं बल्कि व्यापार और परिवार पर केंद्रित था। 700 सालों तक उन्होंने बिना किसी बड़ी जंग के शांति से राज किया। यह मानव इतिहास में दुर्लभ है, लेकिन 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बदलने लगा। जो लिपि हजारों साल से एक जैसी थी वह गायब होने लगी। बाट और माप का सिस्टम टूटने लगा। लोथल का बंदरगाह सूखने लगा और मोहनजोदड़ो की साफ सुथरी सड़कों पर अवैध निर्माण होने लगे। वह महान अनुशासन, वो केंद्रीय शक्ति जो सबको जोड़े हुए थी, वह बिखर रही थी। लोग अपने भरे पूरे घरों को छोड़कर जाने लगे। क्या हुआ था? क्या प्रकृति ने बदला लिया था या कोई बाहरी दुश्मन आ गया था? धोलावीरा शहर के गेट पर एक गिरा हुआ साइन बोर्ड मिला है जिस पर 10 बड़े अक्षर लिखे हैं। यह दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड है। शायद उस पर लिखा था स्वागत है, लेकिन अब उस शहर में स्वागत करने वाला कोई नहीं बचा था। साल 1944 में ब्रिटिश पुरातत्वविद सर मॉर्टिमर व्हीलर पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने। उन्होंने मोहनजोदड़ो में मिले उन बिखरे हुए 37 कंकालों को देखा और एक सनसनीखेज थ्योरी दी। उन्होंने ऋग्वेद का हवाला दिया जहां भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है किलों को तोड़ने वाला। व्हीलर ने अदालत के अंदाज में कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की हत्या का आरोपी इंद्र है। उनकी थ्योरी थी आर्य आक्रमण। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से घोड़ों पर सवार होकर आर्य आए। उन्होंने इन शांतिप्रिय व्यापारियों पर हमला किया और सबका कत्लेआम कर दिया। दशकों तक स्कूलों में यही पढ़ाया गया, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। वे कंकाल एक ही समय के नहीं थे, वे अलग अलग दशकों में मरे थे। कंकालों पर हथियारों के गहरे घाव नहीं थे। राखी घड़ी में मिले डीएनए सैंपल से पता चलता है कि यहाँ के लोगों का जीन पूल हजारों सालों से एक जैसा था। कोई अचानक विदेशी बदलाव नहीं आया था। तो अगर युद्ध नहीं हुआ तो वे मरे कैसे? हत्यारा कोई इंसान नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन था। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी पर नहीं बल्कि एक और विशाल नदी पर निर्भर थी, घग्गर हकरा, जिसे कई विद्वान
पौराणिक सरस्वती नदी मानते हैं। सैटेलाइट इमेजरी और भूवैज्ञानिक बताते हैं कि करीब 2000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास हिमालय में बड़े भूकंप आए। इन भूकंपों ने जमीन को ऊपर उठा दिया और नदियों का रास्ता बदल दिया। यमुना नदी, जो पहले सरस्वती में मिलती थी, वह पूरब की तरफ मुड़कर गंगा में मिल गई। सतलुज नदी पश्चिम की तरफ मुड़कर सिंधु में मिल गई। परिणाम यह हुआ कि वह विशाल सरस्वती नदी, जिसके किनारे हजारों शहर बसे थे, सूखने लगी। सोचिए उस मनोवैज्ञानिक डर को, जब आपके शहर का कुआं सूख जाए, फसलें मर जाएं और बारिश होना बंद हो जाए। यह एक धीमी मौत थी। लोग भूखे मरने लगे और बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया। मोहनजोदड़ो के वे कंकाल शायद महामारी के शिकार थे, युद्ध के नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे विवादित और रहस्यमयी थ्योरी की, जो अक्सर इंटरनेट पर तैरती है। क्या मोहनजोदड़ो में 4000 साल पहले परमाणु विस्फोट हुआ था? दावा किया जाता है कि वहां रेडियो एक्टिव राख मिली है और पत्थर पिघलकर कांच बन गए हैं, जो सिर्फ 10,500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर होता है। महाभारत के सौप्तिक पर्व में ब्रह्मास्त्र का जिक्र है, जिसकी चमक हजारों सूर्यों जैसी थी। लेकिन वैज्ञानिक सच यह है कि यह थ्योरी सुनने में रोमांचक है, पर विज्ञान इसे नहीं मानता। वे पिघले पत्थर परमाणु बम से नहीं, बल्कि मिट्टी के बर्तनों की भट्टियों के ज्यादा गर्म होने से बने थे। रेडियो एक्टिविटी का कोई ठोस सबूत किसी प्रतिष्ठित लैब ने कंफर्म नहीं किया है। जब नदियां सूख गईं और शहर रहने लायक नहीं बचे, तो लोगों ने पलायन शुरू किया। वे अपने आलीशान पक्के घरों, ड्रेनेज सिस्टम और स्विमिंग पूल को छोड़कर पूरब और दक्षिण की तरफ चल पड़े। वे गंगा यमुना के मैदानों और गुजरात, महाराष्ट्र के इलाकों में जाकर बस गए। लेकिन नए इलाकों में संसाधन कम थे। उन्हें वापस गांव की तरफ लौटना पड़ा। अगली कुछ सदियों में लिखना पढ़ना भुला दिया गया। ईंटों के स्टैंडर्ड साइज का ज्ञान खो गया। इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो गया। भारत 1000 साल पीछे चला गया। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह मर गई? नहीं, शहर मरे थे, लोग नहीं। सिंधु घाटी के लोग कहीं गायब नहीं हुए, वे हम बन गए। आज भी हम जिस तरह नमस्ते करते हैं, जिस तरह मांग में सिंदूर भरते हैं, जिस तरह पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, या जिस तरह अपनी साड़ी पहनते हैं, यह सब हमें किसी किताब ने नहीं सिखाया। यह हमारे डीएनए में 5000 साल से चला आ रहा है। हड़प्पा की ईंटें टूट गईं, लेकिन उनकी संस्कृति आज भी भारत की आत्मा में सांस ले रही है। साल 2015 से 16 में हरियाणा के राखीगढ़ी में एक 4500 साल पुराना महिला का कंकाल मिला। वैज्ञानिकों ने उसके कान की हड्डी से डीएनए निकाला। 2019 में जब इस डीएनए की रिपोर्ट आई, तो इतिहास की किताबों में भूचाल आ गया। उस महिला के डीएनए में स्टेपी यानी आर्यन जीन का कोई नामो निशान नहीं था। उसका डीएनए आज के दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय दोनों से मेल खाता है। निष्कर्ष यह है कि हम सब, चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के, उसी हड़प्पा महिला के वंशज हैं। आर्य और द्रविड़ की लड़ाई शायद राजनीति ने बनाई थी। विज्ञान ने साबित कर दिया कि हड़प्पा के लोग ही आधुनिक भारतीय हैं। हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम हमेशा से यहीं थे। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्नौली गांव में 2018 में एएसआई को शाही ताबूत मिले और उनके साथ युद्धरथ, तांबे की तलवारें, ढाल, हेलमेट और घोड़ों या बैलों द्वारा खींचे जाने वाले रथ। यह खोज 2000 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास की है। यह वही समय है जब महाभारत का युद्ध माना जाता है। स्नौली के ये योद्धा बताते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ ईंटें जोड़ना नहीं, बल्कि तलवार चलाना भी जानते थे। यह खोज वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बीच की गुम हुई कड़ी हो सकती है। 5000 साल बाद आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। हमारे पास स्मार्टफोन है, सैटेलाइट्स हैं और बुलेट ट्रेन है। लेकिन क्या हम हड़प्पा वालों से ज्यादा समझदार हैं? जब मुंबई या दिल्ली में थोड़ी सी बारिश होती है, तो सड़कों पर पानी भर जाता है, सीवर जाम हो जाते हैं। हड़प्पा वालों ने 5000 साल पहले ऐसी नालियां बनाई थीं जो कभी जाम नहीं होती थीं। उन्होंने पानी की एक एक बूंद की कीमत समझी थी। इतिहास की चेतावनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि पर्यावरण परिवर्तन से खत्म हुई थी। आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम बदल रहा है। हड़प्पा के खंडहर हमें चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर तुम प्रकृति के साथ नहीं चलोगे, तो तुम्हारे बड़े बड़े शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बन जाएंगे। कहानी के अंत में आइए एक नजर अपने आप पर डालें। जब आप सुबह उठकर नहाते हैं, जब आप हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, जब एक भारतीय महिला अपनी मांग में सिंदूर भरती है, जब हम पीपल के पेड़ या नंदी की पूजा करते हैं, यहां तक कि जिस शतरंज को हम खेलते हैं, यह सब हमें हड़प्पा सभ्यता ने दिया है। सभ्यताएं मरती नहीं हैं, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें भले ही रेलवे लाइन के नीचे दब गई हों, लेकिन उसकी आत्मा आज भी 140 करोड़ भारतीयों के दिल में धड़क रही है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने, जिसे सिकंदर का समय समझा था,
वह असल में हमारी अपनी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई। हम ही हड़प्पा हैं,